इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के मार्च माह के स्मरण तत्व को देखेंगे, जो कि समसामयिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिया जाता है। इससे पहले और भी वीडियो अपलोड किया गया और फरवरी का कल अपलोड कर दिया जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट का शुभारंभ किया है? तो समुद्र प्रताप क्या है? प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट है, जिसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। कौन किए हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समुद्र प्रताप, जिसका अर्थ है समुद्रों का वैभव, भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट है। ध्यान रखना है कि भारतीय तटरक्षक बल का यह पहला ही प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट है। यह आईसीजी बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है, यानी कि यह भारतीय तटरक्षक बल का सबसे बड़ा जहाज है। यह पीसीवी भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज है जिसमें डायनेमिक पोजिशनिंग क्षमता DP1 और FIFI-2 FFV-2 प्रमाण पत्र प्राप्त है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत 2024-25 के दौरान कुल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन कर किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो चाइना। तो भारत वर्तमान में चावल उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है और किसको पीछे छोड़ा है? चाइना को। तो कितना उत्पादन कर रहा है भारत? 150.18 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है चावल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने की घोषणा के साथ 25 फसलों की 184 नई किस्म भी जारी किया है। इनमें अनाज की 122 किस्म, कपास की 24 किस्म है जिसमें 22 बीटी कपास शामिल है, तिलहन की 13 किस्म है, चारा फसलों की 11 किस्म, दालों और गन्ने की 6 किस्में और जूट और तंबाकू की 1 किस्म शामिल है। 6 से 8 जनवरी 2026 के बीच भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कोच्चि, केरल में। यह कार्यक्रम एर्नाकुलम के ऐतिहासिक बेलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया था, जो सदियों से समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ा हुआ स्थल है। म्यूजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट केरल पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कौन किया है? तो म्यूजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट और केरल पर्यटन विभाग। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसवी चौथी शताब्दी के बीच पेरियार नदी के डेल्टा के मुहाने पर स्थित बंदरगाह शहर म्यूजिरिस व्यापार का एक केंद्र था, जो दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ता था और काली मिर्च, मोती और रेशम का यहाँ से निर्यात करता था और सोने के सिक्के और अनाज का आयात करता था। तो निर्यात किसका करता था? काली मिर्च, मोती और रेशम का आयात करता था, सोना का सिक्का और अनाज का। और पेरियार नदी के डेल्टा के मुहाने पर स्थित था बंदरगाह शहर, क्या नाम था उसका? म्यूजिरिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जैव सुरक्षा स्तर 4 अर्थात BSL-4 रोकथाम सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है? गांधीनगर, गुजरात में। जैव सुरक्षा स्तर 4 BSL-4 या बायोसेफ्टी लेवल 4 जैविक नियंत्रण के उच्च स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार की प्रयोगशालाओं को दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा रोगाणुओं पर सुरक्षित रूप से शोध करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अत्यधिक संक्रामक होते हैं और अक्सर जिनके लिए प्रभावी टीके या उपचार उपलब्ध नहीं होते हैं। भारत में इस प्रकार की दूसरी नागरिक अनुसंधान सुविधा होगी। तो भारत का यह क्या होगा? दूसरा नागरिक अनुसंधान सुविधा होगी और पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित और नियंत्रित पहली। अगर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नियंत्रित तो पहला ही होगा, जो गुजरात में हुआ है। इसका निर्माण गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन के तहत किया जा रहा है। भारत में केवल एक ही नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला कार्यरत है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बागुरुम्बा दोहो कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। तो बागुरुम्बा दोहो कार्यक्रम कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरूसजाई स्टेडियम, गुवाहाटी, असम में बागुरुम्बा दोहो कार्यक्रम को संबोधित किया है। बागुरुम्बा दोहो राज्य के बोडो समुदाय के बीच मनाया जाने वाला एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पारंपरिक लोक नृत्य है। बागुरुम्बा प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित है। यह नृत्य खिलते फूलों का प्रतीक है। प्रारंभिक रूप से इसे युवा बोडो महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
यह बिसागु, बोडो नववर्ष और डोमासी जैसी त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। बिसागु, बोडो नववर्ष और डोमासी जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बोडो लोग असम राज्य के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं, जो राज्य की आबादी का लगभग 5% हिस्सा है। 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच कहाँ 28वें CSPOC सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली, भारत में। तो 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच 28वें CSPOC सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो 28वें CSPOC सम्मेलन में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 45 से अधिक राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की मेजबानी की है। उल्लेखनीय है कि भारत ने 16 वर्षों के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी की है। इससे पहले भारत ने 1971, 1986 और 2010 में मेजबानी की थी। तो भारत इस बार जो मेजबानी किया है CSPOC का 16 वर्ष के बाद हुआ है, 28वां नंबर का था। और इससे पहले जो किया है, कब किया? 1971 में, 86 में और फिर 2010 में। CSPOC की जो स्थापना है वह 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना के बाद से कनाडा ही इसकी सभी गतिविधियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है। CSPOC एक स्वतंत्र समूह है जिसका राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, राष्ट्रमंडल सचिवालय या राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों से कोई औपचारिक संबंध नहीं है। हालांकि इसकी सदस्यता CPA के समान ही है। सामान्यतः प्रत्येक 2 वर्ष में CSPOC सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और 29वां CSPOC सम्मेलन कहाँ होगा? ब्रिटेन द्वारा किया जाएगा। तो अगले वर्ष जो होने वाला है CSPOC सम्मेलन कहाँ होगा? ब्रिटेन में होगा, जो 29 नंबर का होगा। और पिछला सम्मेलन 27वां कहाँ हुआ था? युगांडा, कंपाला में। 16 जनवरी 2026 को गूगल AI स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 16 जनवरी 2026 को गूगल AI स्टार्टअप कॉन्क्लेव में गूगल इंडिया ने कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। भारत में प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। उल्लेखनीय है कि एक दशक पहले अर्थात 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी, क्योंकि इसी दिन 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष मनाए गए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर गूगल इंडिया ने गूगल मार्केट प्लेस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय AI स्टार्टअप्स को तकनीकी दिग्गज के विशाल वितरण नेटवर्क और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच का लाभ उठाकर उद्यमों द्वारा अपने उत्पादों को अपनाने के लिए तैयार करने में मदद करना है। भारतीय सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। तो भारतीय सेना दिवस, जो कि हर वर्ष 15 जनवरी को मनाते हैं, इसका आधिकारिक विषय क्या है इस बार? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। तो भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष मनाया गया यह 78वां सेना दिवस है। इस वर्ष कितना नंबर का सेना दिवस मनाए हम लोग? 78। भारतीय सेना दिवस उस अवसर की याद दिलाता है जब जनरल, बाद में फील्ड मास्टर KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। किस लिए मनाते हैं? यहाँ पे दिया जो बताया आपको। और स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संगठन NATO देशों के बाहर किस देश की अपनी द्विपक्षीय यात्रा संपन्न की? भारत। तो जर्मन चांसलर जो है फ्रेडरिक मर्ज जो है वह यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO के बाहर किस देश की अपनी पहली यात्रा किए हैं? भारत की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2025 को गांधीनगर में मुलाकात की। यह जर्मन चांसलर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा और यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO देशों के बाहर उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कुल 19 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गौरतलब है कि मई 2000 से भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी रही है, जिससे 2011 में राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर IGC के शुभारंभ के साथ मजबूत किया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा ओरेबेंचे एजिप्टियाका का संबंध किससे है? तो सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट है। सरसों की फसल पर ओरेबेंचे एजिप्टियाका नामक कीट बढ़ते प्रकोप के कारण सुर्खियों में बना रहा है। इसे स्थानीय भाषा में मारगोजा के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि ओरेबेंचे एजिप्टियाका एक परजीवी खरपतवार है जो सरसों के पौधों की जड़ों से चिपक कर
उनसे पोषक तत्व कार्बन और पानी सोख लेते हैं। गौरतलब है कि भारत में सरसों सबसे अधिक खाद्य तेल उत्पन्न करने वाली फसल है, जो इसके 10.5 से 10.6 मिलियन टन मीट्रिक टन वार्षिक स्वदेशी उत्पादन में से 4 मिलियन टन से अधिक का योगदान करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर करने का निर्देश दिया है, जिसमें भारत के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी शामिल है। इस निर्णय के तहत 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन होगा और 31 जो होगा वह राष्ट्र संस्थाएं होंगी। तो 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं होंगी और 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संस्था से अमेरिका बाहर निकल गया है। अमेरिकी प्रशासन ऐसे निकाय बताए जो अब अमेरिका के हितों के अनुरूप नहीं है। हाल ही में किस देश ने एक भारतवंशी बच्चे देवनारन के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी किया है और इसका नाम दिया है देव लॉ या देव्स लॉ। ब्रिटेन के परिवहन विभाग ने नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है। इसमें एक देव लॉ भी है जो 8 वर्ष के भारतवंशी बच्चे देवनारन के नाम पर है। देव की ब्रिटेन में 2018 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और इस नए नियम के तहत सभी नए वाहनों में स्वचालित आपात ब्रेकिंग जैसी उन्नत सुरक्षा तकनीकों को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। यह तकनीक संभावित टकराव का पता लगाकर वाहन को स्वतः धीमा कर देती है, जिससे दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। 13 से 15 जनवरी 2026 को कहाँ ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 विषय पर दूसरा वैश्विक ब्लू फूड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है इलात इजराइल में। तो पहले याद रखना है कि दूसरा वैश्विक ब्लू फूड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इलात इजराइल। और इसका थीम क्या था? ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026। इस सम्मेलन में भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के बीच मत्स्य पालन और जल कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त मंत्री स्तरीय आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और किस देश ने मत्स्य पालन और जल कृषि पर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय आशय घोषणा पत्र भी साइन किया है? तो भारत और इजराइल। और दूसरा वैश्विक ब्लू फूड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इलात इजराइल में। थीम ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिकी स्थिति और समानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2026 में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगा है? 2.7। तो आपको इम्पोर्टेंट ये है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, इसके तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? 2.7%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2026 में 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जो 2025 के लिए अनुमानित 2.8% से थोड़ा कम है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र आयोगों के साथ साझेदारी में तैयार किया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ एक विशाल चीनी दूतावास के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है? ब्रिटेन। तो हाल ही में पूछेगा कि हाल ही में कौन सा देश है जो चीनी दूतावास के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो ब्रिटेन ने मध्य लंदन में इसके निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है। यह नया दूतावास लंदन हावर के पास 2 शताब्दी पुराने रॉयल मिंट कोर्ट की जगह पर स्थापित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र का हिस्सा संबंधित बयान के बाद यह चर्चा में बना हुआ है। वर्तमान में ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो वर्तमान में ग्रीनलैंड जो है इस पर डेनमार्क का कब्जा है, तो डेनमार्क का हिस्सा है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित ग्रीनलैंड उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पश्चिम में बैफिन खाड़ी और पूरब में ग्रीनलैंड सागर से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? कलालित सूत। 21 जून जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसे ग्रीनलैंड का राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
18वीं भारत और जापान रणनीतिक वार्ता दोनों देशों के किन समकक्ष मंत्रियों के बीच हुआ है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी। तो 18वीं भारत और जापान रणनीतिक वार्ता हुआ है। 18वीं भारत और जापान रणनीतिक वार्ता के दौरान एआई में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक एआई संवाद शुरू करने के फैसले के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए 2026 की शुरुआत में महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह का गठन करने लिया गया है। तो महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठन कौन करेगा? भारत और जापान। उल्लेखनीय है कि 2027 जापान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ होगी। हाल ही में सक्सगाम घाटी चर्चा में, यह किस क्षेत्र में है सक्सगाम घाटी? तो हुंजा गिलगित क्षेत्र में पड़ता है। तो सक्सगाम घाटी चर्चा में कहाँ पर है? हुंजा गिलगित क्षेत्र में। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता द्वारा सक्सगाम घाटी, उस समय कविंदर गुप्ता उपराज्यपाल थे लद्दाख के, अभी बदल गए हैं। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता द्वारा सक्सगाम घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे अवसंरचना निर्माण के विरोध के बाद यह क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है। सक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस काराकोरम क्षेत्र भी कहा जाता है, हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। ट्रांस काराकोरम क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि सक्सगाम घाटी में वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है और यह सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है। सक्सगाम घाटी कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में पड़ता है। भारत इस पर अपना दावा करता है। पाकिस्तान ने इसे 1963 में हुए एक समझौते के तहत चीन को सौंप दिया था। भारत ने इस समझौते की कभी मान्यता नहीं दी है। किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने एक नया शब्द डोनरो सिद्धांत गढ़ा है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिद्धांत गढ़ा, उसका नाम रखा डोनरो सिद्धांत। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति जब निकोलस मादुरो को पद से हटाने के अभियान के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने एक नया शब्द डोनरो सिद्धांत गढ़ा। उल्लेखनीय है कि डोनरो सिद्धांत का नाम दो मूल सिद्धांतों 19वीं सदी में अमेरिका के 19वीं सदी का मोनरो सिद्धांत और फिर डोनाल्ड ट्रंप के 21वीं सदी का विश्व दृष्टिकोण से लिया गया है। तो किससे किससे लिया गया है? तो दो मूल सिद्धांत से लिया। एक है 19वीं सदी के मोनरो सिद्धांत और अभी 21वीं सदी का डोनाल्ड ट्रंप का जो सिद्धांत है, दृष्टिकोण है। विशेषज्ञों के अनुसार मोनरो सिद्धांत जो है 1823 में अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मोनरो प्रतिपादित था। तो मोनरो सिद्धांत कौन दिया था? 1823 में दिया गया था। अमेरिका के जो 5वें राष्ट्रपति थे जेम्स मोनरो ने दिया था, जहां इस बात पर जोर देता है कि पश्चिमी गोलार्ध एक विशेष रणनीतिक क्षेत्र है जिसमें बाहरी शक्तियों की कोई वैध भूमिका नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का सिद्धांत निडर वर्चस्व, बल प्रयोग की तत्परता और इस पर विश्वास पर आधारित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल हस्तक्षेप कर सकता है बल्कि राजनीतिक परिणामों की निगरानी भी कर सकता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा डार्थ वेडर सुपर बग क्या है? तो विशाल समुद्री कीड़ा है। हाल ही में सुर्खियों में रहा डार्थ वेदर सुपर बग क्या है? एक विशाल समुद्री कीड़ा है। बाथिनोमस वाडेरी नामक एक विशाल समुद्री कीड़ा जो कि दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह के पास ठंडे पानी में पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह। आपसे भी पूछ सकता है कि स्प्रेटली द्वीप समूह कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण चीन सागर में है। कोन्य सिर वाले इस कीड़े को डार्थ वेदर सुपर बग कहा जा रहा है। यह आइसोपोड्स की प्रजाति संबंधित है। तो यह स्मरणीय तथ्य था जो कि मार्च महीने का था, कल फरवरी महीने का अपलोड कर दिया जाएगा।